मैंने जब अपनी बेटी की पीठ पर जूते पोंछते हुए उसके पति को देखा तब मेरे हाथ कांप गए। निशा फर्श पर लेटी थी, दरवाजे के पास फटी सलवार में गंदे कपड़ों में। समीर ने अपने महंगे जूते उसकी पीठ पर रगड़े और अपने मेहमानों से हंसते हुए कहा, ये हमारी पागल नौकरानी है, बीच बीच में ऐसी हरकतें करती है। 8 लोग बैठे थे डाइनिंग टेबल पर, सब हंस रहे थे। किसी ने नहीं पूछा कि यह नौकरानी है कौन, क्यों सो रही है यहाँ। मेरी बेटी, मेरी इकलौती बेटी जिसे मैंने 28 साल अपने खून पसीने से पाला था। पर उन्हें क्या पता था कि मैं कौन हूँ। समीर को क्या पता था कि जिस साधारण माँ को उसने हमेशा नज़रअंदाज किया, वह 28 साल से हर महीने 500 से ज़्यादा खातों का ऑडिट करती है। मुझे जाली दस्तखत पहचानने में 15 सेकंड लगते हैं। मुझे पता है कि धोखाधड़ी के कागजात कैसे दिखते हैं और मुझे ये भी पता था कि अब वक्त आ गया था सब कुछ खत्म करने का। वह शाम मुझे आज भी याद है जैसी कल की बात हो। मैं अचानक पहुंची थी गोमती नगर एक स्टेशन में, समीर के उस फ्लैट पर जो उसने अपनी मेहनत से खरीदा बताया था। दरवाजे की घंटी बजी, अंदर से आवाजें आ रही थी हंसी मजाक की, पर दरवाजा खोला एक अजनबी ने। मैंने पूछा निशा के बारे में, उसने अंदर इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, वो नौकरानी अंदर कहीं होगी। नौकरानी, मेरी बेटी को वह नौकरानी कह रहा था। अगर आप हमारी कहानियों से जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको ऐसी कहानियां कैसी लग रही हैं जरूर बताइएगा कमेंट में। मैं अंदर गई, हॉल में 8 लोग बैठे थे, खाना खा रहे थे। समीर मेजबानी कर रहा था, सवे शर्म में महंगी घड़ी पहने। मुझे देखकर उसके चेहरे पर एक पल के लिए झुंझुलाहट आई, फिर मुस्कान। अरे मम्मी जी, आप बताया नहीं कि आ रही हैं। निशा तो निशा, अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। कहाँ है वो? मैंने पूछा। बेडरूम में आराम कर रही होगी, आप बैठिए मैं देखता हूँ। पर मेरी नज़र पड़ गई दरवाजे के पास के कोने में। वहाँ फर्श पर कुछ पुराने कपड़ों के ढेर के पास कोई लेटा था। मैं पास गई, दिल की धड़कन रुक गई जब मैंने देखा निशा थी। वह मेरी बेटी, फटी सलवार में बाल बिखरे हुए, चेहरा सूजा हुआ, सो रही थी फर्श पर जैसे कोई जानवर हो। यह क्या है? मेरी आवाज़ कांप रही थी। समीर ने हल्के से हंसते हुए कहा, अरे वो मम्मी जी, असल में निशा को कभी कभी ऐसे एपिसोड्स आते हैं। आप जानती ही हैं ना उसकी मानसिक स्थिति। डॉक्टर ने कहा है कि जब ऐसा होता है तो उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। और फिर मेरी आंखों के सामने उसने अपने जूते उतारे और निशा की पीठ पर पोंछने लगा। मेहमानों में से एक ने पूछा, ये कौन है भाई? हमारी पागल नौकरानी है, समीर ने कहा। बीच बीच में ऐसी हरकतें करती है, जरा समझ नहीं है इसमें, पर काम अच्छा कर लेती है। तो रख लिया है। सब हंस रहे थे, पर मुझे नहीं पता था कि जो मैं उस पल देख रही थी वह सिर्फ शुरुआत थी। मेरा नाम अर्चना भट्ट है, मैं 53 साल की हूँ, लखनऊ के गोमती नगर में रहती हूँ, एक 2 BH के फ्लैट में जो मेरे और मेरे पति ने मिलकर खरीदा था। 20 साल पहले पति का नाम था राजीव। 3 साल हुए उन्हें गए, किडनी फेल हो गई थी। 8 महीने तक डायलिसिस चला, हॉस्पिटल के चक्कर, दवाएं, इलाज, सब कुछ खर्च हो गया था। तब पर राजीव बच नहीं पाए। उनके जाने के बाद से मैं अकेली हूँ। इस फ्लैट में निशा की शादी हो गई थी, उससे 6 महीने पहले ही समीर से, लखनऊ का ही लड़का था, रियल एस्टेट का काम बताया था। बड़ी धूम से शादी हुई थी। मैंने अपनी ज़्यादातर जमा पूंजी लगा दी थी उस शादी में। राजीव की बीमारी में जो बचा था वह लगभग सब, बस एक छोटी सी आपातकालीन FD बची थी। क्योंकि निशा मेरी इकलौती बेटी थी, मेरी जिंदगी थी। मैं सीनियर अकाउंटेंट हूँ, गुप्ता मेटल वर्क्स में, गोमती नगर में ही है। फैक्ट्री 28 साल से काम कर रही हूँ, वहाँ हार्डवेयर बनाने की कंपनी है। हैंडल, लॉक, हिंस, ये सब मेरा काम है। 500 से ज़्यादा कर्मचारियों के खातों का ऑडिट करना, हर महीने हर पैसे का हिसाब। मुझे पता होता है कि किसने कहाँ से क्या लिया, किसने क्या दिया, कहाँ गड़बड़ है, कहाँ सब ठीक है। ये काम ने मुझे सिखाया है कि कागजात को कैसे पढ़ा जाता है, दस्तखत को कैसे परखा जाता है, धोखे को कैसे पकड़ा जाता है। पर उस शाम जब मैंने अपनी बेटी को फर्श पर देखा, मेरे सारे अनुभव, मेरी सारी समझ सब धुंधली पड़ गई। बस एक माँ बची थी मैं, एक माँ जिसकी बेटी को किसी ने नौकरानी बना दिया था। मैंने समीर से कहा, मैं निशा को ले जा रही हूँ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी जी आप परेशान मत होइए, यह उसकी दवाइयों का असर है। डॉक्टर ने नई दवाइयाँ दी हैं, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। कौन सी दवाई? कौन सा? नाक से की जाने वाली आवाज़। डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट। मम्मी जी आपको पता ही है ना, निशा को कभी कभी वह अजीब हरकतें करती है, तो मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया। अब ट्रीटमेंट चल रहा है।
मेहमान सब सुन रहे थे, कुछ सहानुभूति से सिर हिला रहे थे। एक औरत ने कहा, आजकल की लड़कियों को तो मानसिक समस्याएं बहुत संगीत होती हैं। अच्छा, नाक से की जाने वाली आवाज है कि आप इलाज करवा रहे हैं? मैंने निशा को हिलाया। वो नहीं उठी, गहरी नींद में थी या फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा, मैं इसे अभी डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ। समीर का चेहरा सख्त हुआ। मम्मी जी, आप यहाँ अचानक आकर सीन मत बनाइए। निशा मेरी पत्नी है, मैं उसका ख्याल रखता हूँ। मैं उठी, समीर को सीधे आंखों में देखा और बहुत आहिस्ता से बोली, मैं कल आऊंगी सुबह 10 बजे। अगर निशा ठीक नहीं मिली तो मैं पुलिस के साथ आऊंगी। उसने हंसने की कोशिश की जैसे उस आपकी मर्जी मम्मी जी, पर मैंने देखा था उसकी आंखों में झलक। डर गई सिर्फ एक पल के लिए, पर मैंने देख लिया था। मैं घर आई, उस रात तो नींद नहीं आई। खिड़की के पास खड़ी रही बहुत देर तक, वहीं जहाँ से राजीव का लगाया हुआ छोटा सा बगीचा दिखता है, तुलसी का पौधा, कुछ गुलाब। राजीव को बागवानी का शौक था। आज भी जब मैं परेशान होती हूँ तो यहीं आकर खड़ी हो जाती हूँ। उस रात मैंने तय कर लिया था, कुछ तो गड़बड़ है और मुझे पता लगाना है क्या। अगले दिन मैं समीर के घर गई। इस बार दरवाजा खुला तो निशा ने, वो ठीक लग रही थी, नहाई धोई साड़ी पहने मुस्कुरा रही थी। माँ आ गई तुम आओ ना अंदर। अंदर समीर भी था, ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। मम्मी जी देखिए, मैंने कहा था ना निशा बिल्कुल ठीक है, कल शायद ज्यादा थक गई थी। वो मेहमानों के लिए खाना बना रही थी पूरा दिन। मैंने निशा से पूछा, तुम ठीक हो? हाँ माँ बिल्कुल। तुम परेशान क्यों हो? कल जरा सिर दर्द था तो दवाई खा ली, नींद आ गई। पर उसकी आंखों में कुछ और था, जैसे डर या फिर मैं समझ नहीं पा रही थी। समीर ऑफिस चला गया, मैं निशा के साथ रसोई में बैठी चाय पीने। मैंने धीरे से पूछा, निशा सच बता, सब ठीक है ना? हाँ माँ, समीर बहुत अच्छा ख्याल रखता है मेरा। और वो जो दवाएं तुम ले रही हो? निशा का चेहरा बदला। कौन सी दवाएं? समीर ने कहा था साइकेट्रिस्ट की दवाएं। माँ मुझे किसी साइकेट्रिस्ट के पास नहीं ले गए हैं, मैं कोई दवाई नहीं ले रही। तभी मुझे किचन काउंटर पर एक दवाई की शीशी दिखी। मैंने उठाकर देखा, साइकेट्रिक दवाई थी, पर डेट देखी तो एक्सपायर हो चुकी थी, 6 महीने पहले की थी। पर समीर ने कहा था नई दवाएं कल रात को। तभी मेरे दिमाग में कुछ गौधा। समीर झूठ बोल रहा था मेहमानों के सामने। ये दवाएं असली नहीं थी, ये सब एक नाटक था। पर क्यों? मैंने वह शीशी अपने बैग में डाल ली। निशा से कुछ नहीं कहा, बस हाथ पकड़ा उसका और कहा, बेटा अगर कभी भी कोई परेशानी हो तो मुझे फ़ोन करना, कुछ भी हो। मैं यहाँ से सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर हूँ। उसने सिर हिलाया पर कुछ बोली नहीं। मैं घर लौटी तो सोच में पड़ गई, कुछ तो गलत था। पर क्या अगले हफ्ते जो हुआ उसने मेरी सारी शंकाएं सच कर दी। शादी के बाद के पहले 6 महीने तो सब सामान्य लग रहे थे। निशा खुश थी, समीर भी अच्छा दिखता था। वह रियल स्टेट में काम करता था, ये बताता था, बड़ी बड़ी बातें करता था, अपनी प्रॉपर्टी डील्स की। मुझे लगता थी कि निशा का भविष्य सुरक्षित है। पर शादी के 6 महीने बाद से कुछ बदलने लगा। निशा कम फोन करने लगी, जब भी आती थकी हुई लगती थी। मैं पूछती तो कहती, माँ घर का काम करती हूँ ना तो थकान हो जाती है। पर एक दिन जब मैं उनके घर गई बिना बताए तो देखा कि निशा की बाप पर नीला निशान था। जब पूछा तो बोली गिर गई थी माँ किचन में। समीर तब भी वहीं था। तुरंत बोला, हाँ मम्मी जी, इन्हें जरा ध्यान नहीं रहता, कभी यहाँ लगी कभी वहाँ। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि संभल कर रहो, पर जिस तरह से उसने ये कहा उसमें ताना था। मेरे सामने ही अपनी पत्नी को नीचा दिखा रहा था। फिर 1 महीने बाद जब निशा मेरे घर आई तो मैंने देखा कि उसकी आंखों में सूजन थी, जैसे रोई हो बहुत। मैंने पूछा, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, बस समीर का मूड थोड़ा खराब था। क्यों? ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम है? पैसों की तंगी है थोड़ी। मेरे कान खड़े हो गए। पैसों की तंगी? पर उसने तो बताया था कि उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है। निशा ने कुछ नहीं कहा, बस चुप रही। उस दिन के बाद से मैंने नोट करना शुरू कर दिया हर छोटी बात का। 28 साल का अनुभव था मुझे अकाउंट्स में। मैं जानती थी कि जब कुछ गलत होता है तो छोटे छोटे संकेत मिलते हैं, बस उन्हें पहचानना आना चाहिए। एक डायरी निकली, उसमें लिखना शुरू किया, हर बात, हर तारीख, हर घटना। पर मुझे नहीं पता था कि असली झटका अभी बाकी था। 2 महीने बाद समीर का फोन आया। बहुत मीठी आवाज में बोला, मम्मी जी जरा आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। वो असल में मैं एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डील कर रहा हूँ। बहुत अच्छा है, मौका है, पर उसके लिए थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। मेरा दिल बैठने लगा। कितना? बस 15 लाख मम्मी जी। मैं जानता हूँ ये बड़ी रकम है, पर यह डील हो गई तो डबल पैसा वापस मिल जाएगा। 3 महीने में मैंने गहरी सांस ली। समीर, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तुम्हें पता है ना, राजीव की बीमारी में सब खर्च हो गया था।
पर आपकी तो एफडी फिक्स डिपॉजिट है ना, और घर भी है। आप उसे गिरवी रख सकती हैं। गिरवी मेरा घर जो राजीव और मैंने 20 साल की मेहनत से खरीदा था, जिसमें हमारी हर खुशी, हर दुख, हर याद बसी हुई थी। मैंने कहा मुझे सोचने दो, पर मम्मी जी डील जल्दी क्लोज करनी है, 2 दिन में जवाब चाहिए। मैंने फोन रख दिया। उस रात मैं फिर खिड़की के पास खड़ी रही, राजीव की तस्वीर देखती रही, सोचती रही कि वह होते तो क्या करते। अगले दिन ऑफिस में मैंने अपने साथ काम करने वाले वकील साहब से बात की। हमारी कंपनी में लीगल टीम है छोटी सी। राघव त्रिवेदी 45 साल के बहुत शांत और समझदार इंसान। मैंने उन्हें सब बताया। उन्होंने सुना और बोले देवी जी एक काम कीजिए, पहले इस समीर का बैकग्राउंड चेक कर लीजिए। रियल स्टेट में काम करता है तो कोई ना कोई रजिस्ट्रेशन होगा, लाइसेंस होगा। मैं अपने दोस्त से बात करता हूँ, तो रजिस्ट्री ऑफिस में है। 2 दिन बाद राघव जी ने मुझे बुलाया। उनके चेहरे पर चिंता थी। देवी जी मैंने चेक किया, समीर धवन के नाम पर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है। यह आदमी कोई पक्का रियल स्टेट डेवलपर नहीं लगता। मेरे पैरों तले जमीन खिसकने लगी। और एक बार राघव जी ने कहा, मैंने अपने दूसरे दोस्त से भी बात की जो बैंक में काम करता है। समीर धवन पर कई लोन हैं, छोटे छोटे गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों एनबीएफसी से कुल मिलाकर करीब 47 लाख का कर्ज। 47 लाख। और देवी जी एक बात और, आपने जो कहा था कि उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वह मैंने भी चेक किया। वह सारी प्रॉपर्टीज फिर मग गैस हैं और कुछ उसके नाम पर भी है भी नहीं, सिर्फ पावर ऑफ अटर्नी है। मुझे लगा जैसे किसी ने सीने में छुरा खोक दिया हो। मेरी बेटी मेरी निशा उस आदमी से शादी की थी जो एक धोखेबाज था, एक कर्जदार, एक जुआई शायद। मैंने राघव जी से पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी सिक्योर कर लीजिए, कोई भी कागजात पर साइन मत कीजिएगा और निशा बिटिया का ख्याल रखिए, यह आदमी खतरनाक हो सकता है। मैं घर लौटी तो पूरी रात जागती रही, सोच रही थी कि अब क्या होगा, समीर क्या करेगा जब उसे पता चलेगा कि मैं उसे पैसे नहीं दूंगी, निशा का क्या होगा। 2 दिन बाद समीर ने फिर फोन किया, मम्मी जी आपने सोच लिया? हाँ, मैंने कहा मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती। फोन पर कुछ देर खामोशी रही, फिर उसकी आवाज आई, पहले से ज्यादा सच। ठीक है मम्मी जी, आपकी नाक से की जाने वाली आवाज, मर्जी। और फोन कट गया। उसके बाद जो हुआ वह मैंने कभी सोचा नहीं था। अगले हफ्ते निशा का फोन आया, रो रही थी, माँ प्लीज आ जाओ प्लीज। मैं भागी भागी पहुंची, दरवाजा खोला तो निशा की हालत देखकर चीख निकल गई। उसका चेहरा सूजा हुआ था, बाल बिखरे हुए, साड़ी फटी हुई, वो हिचकियां लेकर रो रही थी। क्या हुआ? मैंने उसे गले लगाया। समीर ने मारा मुझे, बोला कि तुमने उसे पैसे देने से मना कर दिया, बोला कि तुम एक स्वार्थी औरत हो जो अपनी बेटी की खुशी नहीं चाहती। मेरा खून खोल उठा। वह कहाँ है? नहीं जानती, कल रात से नहीं आया। मैंने निशा को संभाला, उसे पानी पिलाया, चोटों पर दवाई लगाई और फिर मैंने निर्णय ले लिया, निशा तू मेरे साथ चल यहाँ से। नहीं माँ, मैं समीर की पत्नी हूँ, मैं कैसे छोड़ दूँ उसे? वह तुझे मारता है निशा, ये गलत है। पर माँ शादी हो गई है, समाज में क्या कहेंगे लोग? और यहीं पर मुझे समझ आया कि निशा को बचाने के लिए मुझे कुछ और करना होगा। सिर्फ उससे कहने से काम नहीं चलेगा, मुझे समीर को पूरी तरह से खत्म करना होगा। उसकी सारी जाने, उसके सारे झूठ, सबको उजागर करना होगा। उस दिन से मैंने अपनी जांच और तेज कर दी। राघव जी की मदद से मैंने संगीत समीर के बारे में और जानकारी इकट्ठी करनी शुरू की। पता चला कि वह जुआ खेलता है, ऑनलाइन जुआ, क्रिकेट की सट्टेबाजी, यहीं से उसका सारा पैसा गया था और अब वो मेरी प्रॉपर्टी के पीछे पड़ा था। मैंने अपने फ्लैट के सारे कागजात संभाल कर रखे, बैंक को बोल दिया कि मेरे बिना किसी को कोई जानकारी ना दे, पर समीर हार मानने वाला नहीं था। 3 हफ्ते बाद मुझे एक और झटका लगा। एक आदमी आया मेरे घर पर, हाथ में कुछ कागजात थे। आप अर्चना भी? हाँ, यह आपके लिए लीगल नोटिस है। समीर धवन की तरफ से। मैंने कागजात लिए, पढ़ना शुरू किया तो हाथ कांपने लगे। समीर ने दावा किया था कि निशा ने मानसिक रूप से अस्वस्थ होने की वजह से मुझ पर पावर ऑफ अटर्नी दे दी है और क्योंकि निशा उनकी पत्नी है इसलिए यह अधिकार समीर के पास है। कागजात में निशा के दस्तखत थे, या कम से कम उसके जैसे दिखने वाले दस्तखत। मैं तुरंत राघव जी के पास गई। उन्होंने कागजात देखे और कहा, देवी जी ये दस्तखत असली नहीं लगते। देखिए यहाँ पेन का प्रेशर अलग है और यहाँ लेटर्स की आकृति, ये कोई और है जिसने साइन किए हैं। मेरे 28 साल के अनुभव ने भी यही कहा। मैं रोज दस्तखत देखती थी, सैकड़ों हजारों। मुझे पता था कि यह निशा के असली दस्तखत नहीं थे। हम इसे चुनौती दे सकते हैं, राघव जी ने कहा, पर उसके लिए हमें प्रूफ चाहिए।
ठोस प्रूफ। और तब मुझे एक योजना सूझी। मैंने तय किया कि मैं भी सबूत इकट्ठे करूंगी, हो हर वह चीज़ जो समीर के खिलाफ इस्तेमाल हो सके। मैंने निशा को बिना बताए उसके घर में छोटा सा वॉइस रिकॉर्डर रख दिया। जब मैं मिलने गई तो सोफे के नीचे छुपा दिया। ये गलत था, मैं जानती थी, पर मेरी बेटी की जिंदगी दांव पर थी। एक हफ्ते बाद जब मैं दोबारा गई तो वह रिकॉर्डर उठा लाई। घर आकर सुना, जो आवाज़ें रिकॉर्ड हुई थी उनसे मेरा दिल दहल गया। समीर की आवाज़, तुम्हारी माँ समझती क्या है खुद को? बूढ़ी औरत, उसके पास जो कुछ है वह तो तुम्हारा ही है। और तुम्हारा मतलब मेरा निशा की रोती हुई आवाज़। पर समीर, वो मेरी माँ है, मैं उनसे ऐसे कैसे मान सकती हूँ? तो फिर तैयार रहो, मैं खुद ले लूँगा, देखता हूँ कैसे रोकती है वो। रिकॉर्डिंग में और भी बहुत कुछ था। समीर के दोस्त से बात, उसके कर्जदारों से बात, सब कुछ मैंने वह रिकॉर्डिंग राघव जी को सुनाई। उन्होंने कहा, देवी जी यह बहुत अच्छा सबूत है, पर हमें और भी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट्स, उसके जुए के सबूत, सब कुछ। अगले 2 महीने मैंने एक जासूस की तरह काम किया। दिन में ऑफिस जाती, रात को सबूत इकट्ठे करती। मैंने समीर को फॉलो किया, कई बार देखा कि वह किन लोगों से मिलता है। नाक से की जाने वाली आवाज़, एक बार तो मैंने उसे एक सट्टेबाज के ठिकाने पर भी देखा था। क्रिकेट मैच की सट्टेबाजी चल रही थी। मैंने उस जगह की तस्वीर खींची, वीडियो बनाया। राघव जी के दोस्त ने बैंक से समीर के अकाउंट की डिटेल निकलवाई। पता चला कि पिछले 6 महीने में उसने लाखों रुपए जुए में हार दिए थे और अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। मैंने निशा से भी धीरे धीरे बात की, उसे समझाया कि समीर क्या कर रहा है। पहले तो उसने यकीन नहीं किया, पर जब मैंने उसे सबूत दिखाए तो वह टूट गई। माँ, मैंने गलती की। वो रोने लगी। मैंने सोचा था कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, पर वो मुझे इंसान नहीं समझता, नौकरानी समझता है। मैंने उसे गले लगाया, बेटा अभी भी देर नहीं हुई, हम साथ मिलकर इससे लड़ेंगे। पर उस समय मुझे नहीं पता था कि समीर की एक और चाल बाकी थी। एक दिन निशा ने फ़ोन किया घबराई हुई आवाज़ में। माँ, समीर ने कहा है कि वह इस हफ्ते अपने निवेशकों को डिनर पर बुला रहा है घर पर, और उसने मुझसे कहा है कि मैं किचन में रहूं, बाहर ना आऊं। मुझे तुरंत समझ आ गया, वह फिर से कोई नाटक करने वाला था। मैंने कहा, ठीक है बेटा, तू वैसे ही कर जैसे वह कह रहा है और मैं भी आऊंगी। पर माँ, समीर ने तुझे बुलाया नहीं है। मुझे बुलावे की जरूरत नहीं, मैं अपनी बेटी से मिलने आ रही हूँ। उस दिन मैंने तैयारी की, राघव जी से बात की। उन्होंने कहा, देवी जी अब समय आ गया है, हमारे पास सारे सबूत हैं, बस एक मौका चाहिए। मैंने कहा, वह मौका मैं बना दूंगी। डिनर वाले दिन मैं शाम 7 बजे पहुंची। समीर के फ्लैट पर दरवाजा बंद था, अंदर से आवाजें आ रही थी। मैंने घंटी बजाई, किसी मेहमान ने दरवाजा खोला। मुझे देखकर हैरान हुआ। जी, मैं निशा की माँ हूँ, अंदर आ सकती हूँ? वो हिचकिचाया, पर मैं अंदर घुस गई। हॉल में 8 लोग बैठे थे, खाना खा रहे थे। समीर मेज के सिर पर बैठा हुआ था, मेजबान की तरह। मुझे देखकर उसका चेहरा सख्त हुआ। मम्मी जी, आप यहाँ निशा से मिलने आई हूँ। कहाँ है वह? वो अंदर है, तबीयत ठीक नहीं है। मैंने हॉल में नज़र दौड़ाई और तब मैंने देखा दरवाजे के पास फर्श पर कपड़ों का ढेर। पास जाकर देखा तो दिल बैठ गया। निशा थी, वह फर्श पर सोई हुई, फटे कपड़ों में। यही वही डिनर वाली रात थी जिसकी शुरुआत मैंने आपको पहले बताई थी। समीर ने अपने जूते निशा की पीठ पर पोंछे, मेहमानों से कहा कि यह पागल नौकरानी है। पर उस पल मेरे अंदर जो आग जली वो बुझने वाली नहीं थी। मैं वहीं खड़ी रही, चुपचाप समीर को देखती रही। उसे लगा शायद मैं डर गई हूँ। वो मुस्कुराया, मेहमानों से बोला, मम्मी जी को शायद कुछ गलतफहमी हो गई है, निशा बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा। उसने अपनी उंगली से अपने माथे पर गोल घुमाई। दिमागी दिक्कत है ना? मेहमान हंस रहे थे। मैंने फ़ोन निकाला, एक नंबर डायल किया। हेलो, मैंने कहा, मैं अर्चना भट्ट बोल रही हूँ। हाँ, वही एड्रेस आ जाए। समीर ने पूछा, किसे बुला रही हैं आप? मैंने जवाब नहीं दिया, बस निशा के पास बैठ गई। उसके बाल सहलाने लगी। वह नींद में थी या फिर बेहोश थी, मुझे नहीं पता। 10 मिनट बाद दरवाजे की घंटी बजी। समीर ने खोला, बाहर राघव जी खड़ी थे, उनके हाथ साथ 2 पुलिस वाले। समीर का चेहरा पीला पड़ गया। यह क्या है? राघव, नाक से की जाने वाली आवाज़। जी अंदर आए, बहुत शांति से बोले, मैं राघव त्रिवेदी हूँ, अर्चना भट्ट का वकील, और यह पुलिस इंस्पेक्टर माल मलिक हैं। मेहमान सब चुप हो गए, खाना छोड़कर देखने लगे। मैं उठी, निशा को वहीं छोड़कर समीर के सामने आई। उसकी आंखों में देखा और बहुत आहिस्ता से बोली, तुमने सोचा था ना कि मैं एक बूढ़ी बेवकूफ़ औरत हूँ? तुमने सोचा था कि तुम मेरी बेटी को बर्बाद कर दोगे?
मेरी प्रॉपर्टी हथिया लोगे और मैं चुपचाप देखती रहूंगी। समीर कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, पर मैंने हाथ उठाकर रोक दिया। 28 साल, मैंने कहा। 28 साल से मैं हर महीने 500 से ज़्यादा कर्मचारियों के खातों का ऑडिट करती हूँ। मुझे पता है कि जाली दस्तखत कैसे दिखते हैं, मुझे पता है कि धोखाधड़ी के कागजात कैसे होते हैं, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे जैसे लोगों को कैसे पकड़ा जाता है। राघव जी ने एक फाइल खोली, मेहमानों के सामने रखी। ये देखिए, मैंने कहा, यह वो पावर ऑफ अटर्नी के कागजात हैं जो समीर ने मुझे भेजे थे। इसमें मेरी बेटी के दस्तखत है, या कम से कम उसके जैसे दिखने वाले दस्तखत, पर यह असली नहीं है। मैंने फॉरेंसिक एक्सपर्ट से जांच करवाई है, रिपोर्ट यहाँ है। मैंने एक और कागज निकाला और ये देखिए, समीर धवन के बैंक स्टेटमेंट। पिछले 1 साल में इन्होंने लाखों जुए में हारे हैं। ऑनलाइन नाक से की जाने वाली आवाज़, इन्होंने सट्टेबाजी, क्रिकेट मैच, सब कुछ। मेहमानों में से एक आदमी बोला, पर समीर ने तो हमें बताया था कि वह रियल एस्टेट डेवलपर है। मैंने उस आदमी की तरफ देखा। आपने इन्हें पैसे दिए हैं क्या? वह हिचकिचाया। हाँ, 10 लाख एक प्रॉपर्टी डील के लिए। वह पैसे गए कहाँ, आपको पता है? मैंने पूछा, जुए में। आपको इनका सबका? समीर धवन एक जुआरी है, एक धोखेबाज और एक घरेलू हिंसा करने वाला अपराधी। मैंने वॉइस रिकॉर्ड निकाला, प्ले बटन दबाया। समीर की आवाज गूंजी, तुम्हारी माँ समझती क्या है खुद को? बूढ़ी औरत, मेहमान सब सुन रहे थे। कुछ की आंखें फटी हुई थी। समीर ने घबराकर कहा, ये सब झूठ है। मम्मी जी, आप मुझे बदनाम कर रही हैं। बदनाम? मैंने पूछा। मैं सिर्फ सच बता रही हूँ, वह सच जो मैंने पिछले 3 महीने से इकट्ठा किया है, राघव जी ने कहा, और अब हम पुलिस में शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। घरेलू हिंसा के तहत, जाली दस्तखत बनाने के तहत और धोखाधड़ी के तहत। इंस्पेक्टर मलिक ने आगे बढ़कर समीर का हाथ पकड़ा। समीर धवन, आप गिरफ्तार हैं। समीर ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। नहीं, ये गलत है, मैंने कुछ नहीं किया। पर इंस्पेक्टर ने उसे हथकड़ी पहना दी। मैंने मेहमानों की तरफ देखा। आप सब ने आज यहाँ मेरी बेटी को देखा। उसे नौकरानी कहा गया, पागल कहा गया, पर सच यह है कि वह एक शिकार है, समीर की हिंसा की, उसके झूठ की। और अब मैं अपनी बेटी को यहाँ से ले जा रही हूँ। मैं निशा के पास गई, उसे हिलाया। वह धीरे धीरे उठी, आंखें खोली, मुझे देखा। माँ, उसकी आवाज कमजोर थी। हाँ बेटा, मैं हूँ, चल घर चलते हैं। मैंने उसे लाया, राघव जी ने मदद की। हम बाहर निकले। पीछे से समीर की चीखें आ रही थी। मम्मी जी, आप यह नहीं कर सकती। निशा मेरी पत्नी है। मैं रुकी, पीछे मुड़ी और बहुत ठंडी आवाज में बोली, निशा मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हें ये पता होना चाहिए था। उस रात निशा मेरे घर आई। मैंने उसे नहलाया, साफ कपड़े पहनाए, खाना खिलाया। वह बहुत रोई। मैं उसके साथ बैठी रही पूरी रात। अगले दिन से कोर्ट के चक्कर शुरू हुए। समीर को 3 दिन की पुलिस कस्टडी मिली। उसके घर से और भी सबूत मिले, जुए के कर्ज के। सब कुछ पता चला कि समीर पर कई और लोगों के केस भी थे, उन निवेशकों के जिन्हें उसने प्रॉपर्टी डील के नाम पर पैसे लेकर धोखा दिया था। एक एक करके सब खुलता गया। समीर का पूरा जाल, उसकी सारी जालें, सब कुछ। कोर्ट ने निशा को तुरंत प्रोटेक्शन ऑन ऑर्डर दे दिया। समीर उसके पास नहीं आ सकता था। मैंने तलाक के कागजात भी दाखिल करवा दिए। निशा की तरफ से समीर के माँ बाप भी आए, मुझसे मिले। उन्होंने माफ़ी मांगी, बोले कि उन्हें पता था कि समीर जुआ खेलता है, पर उन्होंने सोचा था कि शादी के बाद सुधर जाएगा। मैंने उनसे कहा, आपने अपने बेटे की गलतियों को छुपाया और मेरी बेटी को सजा भुगतनी पड़ी। यह माफ़ी काफ़ी नहीं है। समीर को बेल नहीं मिली। उसके पास 1 लाख की जमानत भरने के लिए पैसे नहीं थे। कर्जदार उसके पीछे पड़े थे। 47 लाख वसूलने के लिए उसकी सारी फर्जी प्रॉपर्टी डील्स खुल गई। उसके बिजनेस पार्टनर्स ने उसके खिलाफ धोखाधड़ी के केस कर दिए। वह डिनर पार्टी में जो मेहमान थे, उन्होंने पूरे समाज में बात फैला दी। समीर की असलियत सबको पता चल गई। उसके रहने वाली सोसाइटी ने उसे एंट्री बैन कर दी। अखबारों में खबर छपी, रियल एस्टेट ब्रोकर की धोखाधड़ी का वांडाफोड़। और निशा, वह धीरे धीरे ठीक होने लगी। मैंने उसे अपनी कंपनी के थेरेपिस्ट के पास भेजा। वह काउंसलिंग लेने लगी। 3 महीने बाद निशा ने मेरी कंपनी की ऑफिस में काम शुरू कर दिया। असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट पर मैं उसे सिखाती, वह सीखती। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास वापस आने लगा। 6 महीने बाद कोर्ट ने तलाक मंजूर कर लिया। निशा आज़ाद हो गई। समीर को 3 साल की सजा हुई, धोखाधड़ी, जाली दस्तखत और घरेलू हिंसा के मामले में। आज जब मैं अपनी किचन की खिड़की के पास खड़ी होती हूँ,
शाम को खाना बनाते हुए और बाहर राजीव के लगाए हुए बगीचे को देखती हूँ तो मुझे शांति मिलती है। निशा अब मेरे साथ रहती है। हम दोनों साथ में ऑफिस जाते हैं, साथ में घर आते हैं। वह धीरे धीरे पुरानी निशा बनती जा रही है। हंसती है, बातें करती है, सपने देखती है। कल उसने बताया कि उससे प्रमोशन मिला है, अब वह जूनियर अकाउंटेंट बन गई है। मैं लखनऊ में रहती हूँ, गोमती नगर में। आप कहाँ से हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। शायद आपके शहर की भी कोई कहानी सुना दूँ। किसी नाक से की जाने वाली आवाज़। दिन समीर वह जेल में है, उसकी जमानत नहीं हुई। कर्जदार अब भी उसके पीछे हैं। जो पैसा उसने लोगों से लिया था वह वापस करना होगा, पर उसके पास कुछ नहीं है। कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई पैसा नहीं। उसके माँ बाप ने भी उससे नाता तोड़ लिया है। बोले कि उन्हें अब उससे कोई लेना देना नहीं है। और निशा वह आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे पर मजबूती से। आज सुबह जब हम दोनों ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे, निशा ने मुझसे कहा, माँ थैंक यू। मैंने पूछा किस बात के लिए? मुझे बचाने के लिए, मेरे लिए लड़ने के लिए। अगर तुम नहीं होती तो मैं नहीं जानती कि क्या हो जाता। मैंने उसका हाथ पकड़ा। बेटा, एक माँ अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती है। ये तो मेरा फर्ज था, पर मैं जानती हूँ कि यह सिर्फ फर्ज नहीं, यह एक लड़ाई थी। एक ऐसी लड़ाई जो मुझे लड़नी ही थी और मैं जीती। इस कहानी से मैंने सीखा कि कभी भी किसी को कमजोर समझकर नहीं चलना चाहिए, खासकर उन औरतों को जो चुपचाप अपना काम करती रहती हैं। हम बूढ़े हो सकते हैं पर बुद्ध नहीं। बुद्धू नहीं, हमारे पास अनुभव है, ज्ञान है और सबसे जरूरी हमारे पास अपने बच्चों के लिए लड़ने की ताकत है। मैंने ये भी सीखा कि हर चीज़ का सबूत रखना जरूरी है, कागजात, रिकॉर्डिंग, सब कुछ। अगर मैंने पिछले 3 महीने सबूत इकट्ठे नहीं किए होते तो शायद मैं समीर को रोक नहीं पाती। और सबसे बड़ी बात मैंने सीखा कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। अगर आप सच के साथ हैं, अगर आपके पास सबूत है तो आप जीत सकते हैं। आज जब मैं अपने घर में बैठी हूँ, निशा मेरे पास है, मेरी एफडी सुरक्षित है, मेरा फ्लैट मेरे नाम पर है, तो मुझे राजीव की याद आती है। काश वह होते तो देखते कि मैंने हमारी बेटी को कैसे बचाया, उन्हीं ही स्किल्स से जो उन्होंने हमेशा मेरी ही तारीफ की थी। राजीव हमेशा कहते थे, अर्चना तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, तुम्हारी नज़र से कुछ नहीं छूटता। और सच में कुछ नहीं छूटा, ना समीर की एक भी चाल, ना उसका एक भी झूठ। आज रात जब मैं दिया जलाऊंगी पूजा के कमरे में तो राजीव की तस्वीर को देखकर कहूंगी, देखा हमारी बेटी ठीक है और जिसने उसे तकलीफ दी थी उसे सजा मिल गई। और मुझे पता है कि राजीव मुस्कुरा रहे होंगे कहीं ऊपर से गर्व से। यह मेरी कहानी है एक 53 साल की विधवा की जिसने अपनी बेटी को बचाया, अपने अनुभव से, अपनी समझ से और अपने धैर्य से। और अगर आप भी कभी ऐसी स्थिति में हो तो याद रखिएगा का हार मत मानिए, सबूत इकट्ठे कीजिए, कानून का सहारा लीजिए और सबसे जरूरी अपने बच्चों के लिए लड़िए, क्योंकि एक माँ की ताकत को कभी मत आकिए। हम भले ही सूती साड़ी पहनते हो, भले ही चुपचाप अपना काम करती हो, पर जब अपने बच्चों की बात आती है तो हम आग बन जाते हैं और वह आग समीर जैसे लोगों को राख कर देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी नई कहानियाँ मिलती रहे। और कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। शेयर करना ना भूलें अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अगली कहानी जल्दी ही आ रही है।